तो अब ये देखो रोंगटे खड़े करने वाली कहानी है। 5-6 जने गए तो हमने रात को तकरीबन 2-2:30 बजे जो है हम उनके घर पहुंचे, नॉक किया और अपने दरवाज़ा खोला तो उसने हमें देखा, तो उसने कहा जल्दी अंदर आ जाओ। हम तो उससे पूछ रहे थे भी तेरा हस्बैंड कहाँ है, तेरा खाविंद कहाँ है, तो उसने कहा जी वो तो मैंने कहा हमने तो उनसे काम था। कहती क्या काम है? हम तो चाहते थे एनकाउंटर हो, हम चाहते थे हम कहीं सोते हुए किसी को पकड़े। वो कहती अच्छा, कहती फिर तो वो तो पहला जो आपका ऑपरेशन जिसको हम कंप्लीटली सक्सेसफुल मान सकते हैं, जिसमें आपने किलिंग की, तो उसके बारे में कुछ बताइए। अगेन एक हमारी छोटी सी टोली के साथ 4-5 लोगों के साथ हमने एक तहसील कमांडर को मारा पहाड़ी के ऊपर। अब माइंड गेम की बात चल रही, 8-10 महीने तो इनको पता ही नहीं चला, ये पता ही नहीं चला। और रेडियो पे बोलते कहते भाई बच जाओ, जो है ना अभी घरों में मत बैठो, किसी से मिलो मत। इन्होंने डायरेक्टिव इशू किया, फरमान इशू किया लोगों को। इतना खौफ हमने पैदा कर दिया। तो क्या हम बड़ा इनोवेटिव करते थे कि ऊपर वाले की मेहर थी हमारे ऊपर, क्योंकि नेकी से काम कर रहे थे। फिर जो 1-2 बस ये हमारा स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहा। उसके बाद खाली हाथ वापस नहीं आते थे कभी भी। बम गिरा के, स्मोक बम था जो स्मोक देता। मैंने अपने लोगों को बोला, मैंने कहा छोड़ो वापस आ, ये स्मोक है, रेंजिंग होगी अभी। अब उसके बाद मैंने जिंदगी में पहली बार अंडर फायर आर्टिलरी फायर मैंने देखा। घट मोटे गोले आ रहे हैं और अंदर जो है वो चेहरे सारे के सारे पसीना आना शुरू हो गया। अब ये मैं देखा ऊपर गया, टिन की छत है, एक गोला भी आया ना हम सारे जाएंगे। वो थोड़ी सी स्माइल सी हुई। मैं क्या ऐसा करो, इसको छोड़ो अभी। और मतलब आपने प्रॉपर वॉर देख ही लिया था उस टाइम के ऊपर। मैं राई इस टाइप की सिचुएशन में पता नहीं क्यों पिक एंड चूज करते थे, भाई इसको भेज दो वहाँ। तो बॉर्डर जो होता है, जो एलओसी के आसपास आप रहे, पेट्रोलिंग वगैरह की आपने, तो कभी कुछ ऐसा ओपन फायर या कुछ? सारा दिन ही चलता था, सारा दिन। अच्छा। ओहो, जब वहाँ तो वो दौर ऐसा था 88-89 में, तो तब जो है पाकिस्तान की तरफ से जबरदस्त फायरिंग होती। फिर हमको जेवर और कैश लूट का मास्टरमाइंड एक अग्निवीर जवान निकला। अग्निवीर जवान को लूटपाट के आरोप में गिरफ्तार किया गया। वीर व्यवस्था तुरंत खत्म होनी चाहिए। तो अभी ये चीज हो क्या रहा है, तो ये अग्निवीर को हम क्या बोलें? तो ये स्कीम ना देश के हित में, ना समाज के हित में, और ना ही फौज के। और एक बहुत बड़ी एंगल के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मास्टर जी की बैठक में। और आज का ये जो पॉडकास्ट है मेरे दिल के बेहद करीब है। जैसा कि मैं आपको शायद पहले बता चुका हूँ, मेरे जो दादाजी थे वो आर्मी में थे, मेरे पापा, मेरे चाचा सभी आर्मी में थे। अनफॉर्चुनेटली मैं शायद नहीं जा पाया, लेकिन एक दिल से जो रिश्ता है आर्मी के साथ वो हमेशा से रहा है। तो आज एक ऐसी ही हस्ती हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने आर्मी को 40 साल दिए हैं। तो हमारे साथ हैं मेजर जनरल यश मौर्य जी। नमस्कार सर। थैंक यू सतेंद्र, बहुत अच्छा लग रहा है। और कहीं से शायद हमारी जिंदगी के तार जुड़े हुए। मेरे फादर भी सिपाही थे, ग्रैंडफादर, चाचा, ताऊ, कजन ब्रदर, सब के सब जो है तकरीबन फौजी रहे हैं। तो आई एम द ओनली वन आई थिंक जो डायरेक्ट कमीशन ऑफिसर बना अपने फैमिली से, अपने गांव से। बट हैं सारे के सारे हम जो है बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए फौजी हैं सब। बिल्कुल। और आपने एक नई मतलब पीढ़ी को जन्म दिया शायद अपनी फैमिली में, तो अच्छा लगता होगा, डेफिनेटली प्राउड। हाँ, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमने अपनी फैमिली की लाइफ चेंज करी, ट्रेजेक्ट्री चेंज करी, और ये भरोसा दिया आने वाली पीढ़ियों को कि अब ठीक है, ज़मीन से तो जुड़े हैं, खेती और सिपाही। हमारे तबके के पास और कुछ था नहीं, या तो खेती करेंगे या सिपाही, बाद में थोड़ा बहुत और फील्ड में निकलने। अब हमने ये आइडिया दिया कि नहीं, आप डॉक्टर बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, ऑफिसर बन सकते हो, IAS IPS कर सकते हो। सर मैं पूछना चाहता हूँ, ये आर्मी लाइफ का जो इतना क्रेज रहता है आम जनता में, और ये जो एक वर्दी है, ये जो एक ताकत आपको देती है, तो 40 साल आपने इसको दिए, आपने शुरुआत कैसे की, एक तो वो बताइए। और फिर आर्मी है क्या आपके लिए, क्या रही आर्मी की जगह आपकी लाइफ में? देखो, मेरी अगर शुरुआत करें ना, तो मैं बास में पैदा हुआ गांव में, और माँ बिल्कुल अनपढ़ थी, फादर सिपाही थे। और मेरे फादर में बड़ा जज्बा था। मतलब अगर आज मैं जो कुछ हूँ ना, उसका 90% श्रेय मेरे फादर को जाता है। सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन शमशेर सिंह, बड़ा नाम है उनका, 2nd गार्ड्स के हैं वो। और जो है वो पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार थे, और उनकी हैंड राइटिंग, उनको बड़ा जज्बा था। तो जब मैं पैदा हुआ
तब उन्होंने डिसाइड किया भाई अब जो है इसको बनाना है ऑफिसर। मेरा ना इसके अंदर शुरू से कोई पढ़ाई पुढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं, तो आई नॉट मतलब मैथ्स में और इन चीज़ों में। पॉइंट तो आपके लाइफ में इतने ज़्यादा रहे हैं, जैसे हमने बहुत आपके पॉडकास्ट भी देखे हैं, तो जो आपके कोविड ऑपरेशंस की जो चर्चाएं हैं वो मतलब इंटरनेट पे वायरल हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें आप बताइए जो आपने कहीं और शेयर नहीं किए हैं आज तक, क्योंकि 40 साल की सर्विस में तो इतने ज़्यादा आपके ऑपरेशंस भी रहे हैं, मतलब भंडार रहा है। अभी आपने एक शेर भी मारा था, वो भी मार दीजिए दोबारा से और फिर आप बताइएगा। नहीं, मैं दो आने के बाद दो, एक तो जब हम घर की बात कर रहे थे हाँ। तो मैंने कहा कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, हाँ। कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। लाइफ में गिव एंड टेक चलता रहता है, ना सक्सेस परमानेंट है ना फेलियर परमानेंट है, नन ऑफ देम। सो यू टू बी हम्बल एंड अपने वी कैन ओनली डू व्हाट वी कैन डू, काम करते रहो बस। तो क्या रहा है ना इसके अंदर, मैं फौज में मिलिट्री फैमिली से आके भी मैं बहुत इनोवेटिव कमांडर रहा। जिन लोगों ने मेरे साथ मेरी कंपनी थी चार्ली कंपनी, मैंने कहा चार्ली वर्ड सही भी, चीता कंपनी, मैंने नाम दिया उसको चीता कंपनी। ये मैंने सुने हुए हैं सर जी। ये आज भी मेरी कंपनी को चीता कंपनी कहते हैं, मेरी फर्स्ट गार्ड में वो नाम मैंने दिया था, चीता कंपनी। यूनिट कमांड की उसकी बात करोगे तो आगे बताऊंगा कैसे हाँ, करी। बिल्कुल। बट मेरा ना माइंड हमेशा इनोवेटिव था क्योंकि मैं किताबें पढ़ता था। मैंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, इजराइल आर्मी का कैसे किस प्रकार से वो ऑपरेशन करते हैं दुनिया भर में ना, तो मेरा बहुत इनोवेटिव और अनप्रिडिक्टेबल, अनकन्वेंशनल। तो मैं वो किताबें पढ़ के लकीर का फकीर फौजी नहीं था। वहां भी जहां मुझे मौका मिला ना इंडिपेंडेंट काम करने का, मैंने कुछ करिश्मा करके दिखाया। जब मैं कश्मीर में गया ना, इसके अंदर ये बताऊं, तब मेरे को एक्चुअली ऑलरेडी कमांडिंग ऑफिसर होना चाहिए था। हाँ, I was already 16-17 years of service. I was over 40 years of age. जिस एज में लोग अब तो 40 से पहले तो कमांड खत्म कर देते हैं ऑफिसर्स, तब हम मेजर थे, सीनियर मोस्ट मेजर था मैं इंडियन आर्मी का। स्टाफ कॉलेज कर रखा, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस कर रखा, ब्रिगेड के अंदर आर्मर्ड ब्रिगेड में बीएम कर चुका हूं। तो आई हैड अचीवमेंट्स व्हेन आई वेंट टू आरआर। लेकिन जब मैं आरआर में गया ना, 36 आरआर में, वो मैं इसलिए गया क्योंकि और कोई आरआर यूनिट ही नहीं थी जहां मेरे सीनियरिटी का ऑफिसर एडजस्ट हो सके। क्योंकि सीओ मेरे से कोई 2 साल सीनियर थे और ट्वाइसी मेरे से 6 महीने सीनियर थे। कहीं और जाता तो मैं ट्वाइसी के रैंक पे जाता, फिर वहां आप ऑपरेशन नहीं करते, फिर कंपनी कमांड। तो प्रॉब्ली ये किस्मत थी कि मैं 36 आरआर गढ़वाल राइफल में गया और इस सर्विस में गया और ये सारी अचीवमेंट्स लेके गया जो कि आमतौर पे आरआर के ऑफिसर्स में नहीं मिलेगी आपको। बहुत रेयर है ये कि आप स्टाफ कॉलेज करके और ये सब करके, यूएन करके और इतनी वो करके। तो मैं गया तो वहां मैं सोच के गया था कि भाई कुछ ना कुछ नाम कमा के जाएंगे यहां से, या फिर तिरंगे में जाएंगे। और मतलब कोई डर नहीं था, बच्चे थे 2, बीवी थी, सब कुछ था यार, घर था, माँ बाप थे। बट ये था यार, ये मौका लास्ट मौका है क्योंकि मेरा बोर्ड होने वाला था। 100% था लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल बनना ही बनना है। तो मैंने कहा यार ये मौका है कुछ करने का। तो वहां जब मैं सब कर रहा था ना, तो मैं मेरी लाइफ ना बहुत अलग किस्म की जिंदगी थी। मेरा जो बेड था वो एक भक्ति थी मेरी। मेरा बेड था यहाँ, AK-47 रहती थी और यहाँ पर जो है मेरे पास किताबें थी दुनिया भर की। और सबसे पहले मुझे वहाँ पढ़ाई का शौक था, तो मैंने सबसे पहले इस्लाम पे स्टडी करी। मैंने प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में पढ़ना शुरू किया। मैंने ये जानने की शुरू करी कि ये कश्मीर है क्या, इसकी क्या इतिहास क्या है, यहाँ के लोग क्या करते हैं, यहाँ की क्या कल्चर क्या है, ये क्या है, उसमें मैं वो। और दूसरी तरफ मैंने कहा यार ये जिस टाइप से वहाँ ऑपरेशन चल रहे थे ना, मैंने कहा ये मेरा तरीका नहीं है, मैं नहीं ऐसे कर सकता। कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन मतलब अलग किस्म से, मैंने कहा नहीं। मिलिटेंट्स को थोड़ा आइडिया भी हो ही जाता है ना उनको भी कि आर्मी ऐसे ऑपरेट करेगी। एग्जैक्टली तो वो अपना डिफेंस पहले तैयार कर पूरा लेते हैं। प्रेडिक्टेबल था। एग्जैक्टली खैर बहुत इनोवेटिव लोग भी थे, लेकिन फिर भी उस इनोवेशन में भी प्रेडिक्टेबिलिटी थी। तो मिलिट, और ये साउथ कश्मीर है, मतलब वहां जो बंदा पहुंच गया क्रॉस करके और पूरा कश्मीर, तो मंजावा कलाकार है वो। बिल्कुल। ये सर कौन से सन की बात है? ये बात है 2001 से 2003। सर अगर मैं गलत नहीं हूं तो उस समय कहीं ना कहीं, सॉरी टू से, लेकिन आर्मी की इमेज जो थी वो लोकल लोगों में अच्छी नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी। मैं बिल्कुल आप सही कह रहे हो, क्योंकि वो एक दोबारा पीक थी इंसर्जेंसी की, दोबारा पीक थी। और साउथ कश्मीर जो है हॉट बेड था लश्कर तैयबा का, हरकतुल मुजाहिदीन HM का, और एक और तंजीम थी HUJI हरकतुल जिहाद इस्लामी, और भी 3-4 थी, सम पीर पंजाल टाइगर फोर्स और ये ऐसे करके। और कई कलाकार तो उनके पास रेडियो सेट थे, हम उनकी सुनते थे बातें। बहुत एक स्टैंड ऑफ था एक तरीके से। खैर वी वर डूइंग वेल, मेरी यूनिट्स
खास तौर पे लॉट ऑफ क्रेडिट मस्ट गो टू माय यूनिट एंड माय बॉयज। मैं कोई Definitely. क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ। और सबसे आपकी बड़ी अचीवमेंट जो मुझे लगती है, जो मैंने रिसर्च की है, वो ये था कि आप उस क्रूशियल टाइम पे गए थे जब कि जो पाकिस्तानी जो मिलिटेंट्स थे वो खुद नहीं आते थे, उन्होंने कश्मीर से लोगों को ट्रेन करना स्टार्ट कर नहीं, दिया था कश्मीर अपने के कैंप्स में। बच्चे वापस आ रखे थे जाके। Exactly. उनको हम फॉरेन ट्रेन टेररिस्ट कहते थे, एफटी हाँ। लगाते थे उनके नाम के आगे Yes, कि ये yes. भी पाकिस्तान से ट्रेंड आके आया है। ये लोग एलटी लिखते में लोकल है, हाँ। ये अभी पाकिस्तान गया नहीं है ट्रेनिंग के लिए। तो पाकिस्तान ट्रेंड टेररिस्ट का या मिलिटेंट की गरिमा अलग है समाज में भी और उसके उसमें। तो तब ना मेरे ये हमने 2-3 बड़े सक्सेसफुल ऑपरेशन किए और तब मेरे को लगा यार कुछ नया करना चाहिए। तब मेरे दिमाग में ये आया स्मॉल टीम ऑपरेशन का, और मुझे लगा कि जहां हम 30 लोग जाते हैं, अगर हम 4 लोग जाएंगे तो इनको कोई खबर नहीं लगेगी, इनको बताएगा कौन। फिर मैंने कहा अगर हम इन्हीं की वेशभूषा में इन्हीं की तरीके से करेंगे तो ये पहचान नहीं पाएंगे। लेकिन मेरा काम सिर्फ ड्रेस चेंज करना नहीं था, मैंने अपने जवानों के माइंड में बैठाना था कि भाई तुम हो कौन, कहां से आए हो, क्या कर रहे हो। तो वो ऑथेंटिसिटी बहुत जरूरी है, ड्रामा नहीं है, ये जिंदगी और मौत का सवाल है। एक गलत स्टेप आपकी खाल उधेड़ सकता है अगर पकड़े गए कहीं तो। सो आई वाज वेरी अवेयर ऑफ दिस। हाई रिस्क गेम था। और देखो मैं अपनी नौकरी को मैंने जो है लगा दिया था उसके ऊपर दांव पे, नहीं तो नॉर्मल करता, ठीक है नॉर्मल अपना 1.5-2 साल का टेन्योर करके लेफ्टिनेंट कर्नल ही लगा के हम जो आ जाते। लेकिन मैंने कहा नहीं। तो मैं किस्सा आपको सुनाऊंगा फर्स्ट कोवर्ट ऑपरेशन का, जो कभी मैंने कहीं शेयर नहीं किया। तो मेरे जो लड़के थे ना, ये ब्रह्मपाल था, प्रमोद कुमार झा था, झा। तो ये ना बहुत प्यारे लोग हैं यार। ये अगर मुझे 20-30 साल पहले मिले होते ना, ये बंदे, इनकी काबिलियत ना किसी अफसर से कम नहीं थी। हाई IQ, हाई पैशनेट, वेरी इंस्पायरिंग। इनको सिर्फ लीडर चाहिए था, इनको सिर्फ। तो मैं जब इनसे मिलना शुरू किया, इनकी बातें सुनी, तो ये खुल गए थोड़े दिन में। तो मेरे कमरे में आके हम बैठते, हम वहां पे बैठ के प्लानिंग करते। उर्दू में एक वर्ड है तजवीज, कि बैठ के प्लानिंग करना। लेकिन सर ये थोड़ा अनयूजुअल है। जो मेरे पापा आर्मी में थे, जिस तरह से मैं आर्मी को समझ पाया कि कमांडिंग ऑफिसर हमेशा जैसे ऑफिस में बैठा हुआ एक बाबूजी नहीं होता जो हुक्म देने के लिए मोस्टली, वो इतना क्लोज मतलब जवानों के नहीं आते हैं। नहीं आते। तो एज यू केम, आते भी कुछ ऑफिसर्स हैं जो आते हैं, जो स्पोर्ट्समैन आएगा या फिर कोई जो ऑपरेशन वाला वो आएगा। बहुत से लोग धीरे धीरे थोड़ा दूर हटते रहते हैं आपकी बात से। सीओ बनते बनते तो एक दीवार खड़ी हो जाती है, और कमांडर बन के तो आई आ जाता है, और जनरल बन के तो एक समुद्र आ जाता है बीच में। फिर आपको इतना कनेक्ट नहीं रहता है वो। तो क्या हुआ, मैंने कहा यार ऐसे ऐसे है, हम कोवर्ट ऑपरेशन करते हैं, थोड़ा आइडियाज हमने ये वो। कहते हाँ सर ये बात चलेगी। मैंने कहा यार चलो। तो हमने ना 1 हफ्ता तक हम ट्रेनिंग वगैरह करते रहे, ये करते रहे, सिलेक्शन करते रहे। उस ट्रेनिंग के दौरान, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, क्या आपने उस टाइम पे जो वेशभूषा आपकी हमने देखी है कि आपने दाढ़ी वाड़ी, तो क्या आपने शुरुआत ही वैसे कर ली थी? नहीं, मैंने बाद में दाढ़ी रखनी शुरू की जब मुझे ये आइडिया आया कि पहले तो क्लीन शेवन ही रहे कई महीने, बहुत सारे महीने, इनफैक्ट सितंबर अक्टूबर तक, पहले 4-5 महीने। फिर इनको मैंने एंकरेज, इनको तो मैं ही परमिशन देने वाला, आप तो पूछते नहीं थे किसी से, अभी तुम दाढ़ी बढ़ाओ। तो झा और ब्रह्मपाल और ये संदीप और कई लड़के जो है ना, उन्होंने मैंने कहा तुम दाढ़ी रखो, मेरी परमिशन है। कहा सर ये लोग, मैंने कहा मैं छुट्टी भी गए तो दाढ़ी में जाओ। मैंने कहा मैं दे रहा हूँ सर्टिफिकेट, कोई पूछेगा तो। हमने शुरू की। फिर हमने, मेरे साथ एक लड़का भी था, लोकल कश्मीरी जवान था, तो उसको मैंने कहा यार तू हमें ट्रेनिंग दे, ये नमाज वगैरह की और इस्लाम की। ये बड़ा तगड़ा, ये देखो हम यार, आप अगर उस रोल के अंदर ढलोगे नहीं, मन से सोचोगे नहीं आप क्या कर रहे हो, तो आप कभी कामयाबी नहीं मिल सकती इस चीज में। ये मुझे बहुत इल्म था इस चीज। तो हमने जो है काम करना शुरू किया इस चीज पे, प्रैक्टिस करनी शुरू करी, फायरिंग करनी शुरू करी, बंदों का सिलेक्शन करना शुरू किया। लैंग्वेज भी आपने बताया था। लैंग्वेज उनका पूरा एड्रेस, कि अगर पकड़े गए तो कहां से हो, किधर हो, क्या है, सब कुछ जो है बहुत डिटेल में, मतलब उस पे किस दिन पिक्चरें बनेंगी, लिखा जाएगा, किताबें लिखी जाएंगी वो। तो पहली बार ये अक्टूबर की बात है और ठंड शुरू हो गई थी, और यही लोग हम लोग गए, और हम एक एरिया में गए। उस एरिया को जो है लोकल, उसमें हम छावनी कहते थे। छावनी मीन्स यहाँ भाई कोई ना कोई मिलिटेंट रहता है, लेकिन मिलना बहुत मुश्किल है, कोई पहाड़ी इलाका है, दुर्गम है, घर ऊपर नीचे है, मक्की की खेती है, ये है वो, पता नहीं क्या क्या है। तो वहां पर हमें पता था यार ये एक बंदा है
जो कि ओवरग्राउंड वर्कर्स जिनको बोलते हैं, जो इनके लिए काम करते हैं, PW वर्ड यूज करते हैं, जो इनके सिंपथाइजर्स हैं, कभी बाय फोर्स, कभी पैसे के लिए, या कभी उनकी थिंकिंग ऐसी हो उनके लिए काम करते हैं, मिलिटेंट्स के लिए, ये वो। तो हमें एक घर क्लियर था, इंटेलिजेंस वगैरह से कंफर्म था भी ये बंदा जो है काम करता है इन लोगों के लिए। हमने कहा इसके घर चलेंगे रात को। तो अब ये देखो रोंगटे खड़े करने वाली कहानी है। मैं, ब्रह्मपाल, हम 5-6 जने गए। तो हमने रात को तकरीबन 2-2:30 बजे जो है हम उनके घर पहुंचे, नॉक किया। तो जनरली रात को यार गांव में 2-2:30 बजे किसी कोई खोलेगा नहीं दरवाजा, सब डीप स्लीप में होते हैं गांव के लोग तो। बिल्कुल बिल्कुल। और वो भी ऐसे एरिया में जहाँ मिलिटेंसी चल रही है और इतना सब है। तो नॉक किया तो एक औरत ने दरवाजा खोला, तो उसने हमें देखा, उसने कहा जल्दी अंदर आ जाओ। तो लेकिन मैंने कहा भाई 2 जने, पहले ही उनको बताया 2 जने बाहर रहना, क्योंकि डर भी था ना कि यार डबल हो जाए, कोई आ जाए इस टाइम। तो ये हुए थे, ऐसे केसेस हुए हैं आर्मी के साथ, वेयर वी हैव बीन कॉट एंड बहुत बुरा वो हुआ है। तो मुझे ये, क्योंकि ऐसे लीडर ना, देखो मेरा काम मिलिटेंट मारना तो था, बट मेरा काम मेरे जवानों को बचाना भी था। दिस वाज ऑलवेज ऑन बैक ऑफ माय माइंड। मैं जवान नहीं खो सकता यार। तो ये ह्यूमन एंगल मेरे दिल में हमेशा था। तो मैंने कहा 2 बंदे, हम 3-4 जने अंदर थे। उसने कहा कहाँ से आए हो? तो हमने पूरी हमारी ड्रेस की, हम ऐसे पीर पंजाल से उतर के आए हैं और पूरा दिन रात चल के आए हैं। कहती मैं रोटी बना दूं फटाफट। हमने रोटी थोड़ी खानी थी, हम तो कुछ और जानना चाहते थे। वो तो चूल्हा जलाने के लिए तैयार हो गई। फिर हम तो उसे पूछ रहे थे भी तेरा हस्बैंड कहाँ है, तेरा खाविंद कहाँ है, किधर है? तो उसने कहा जी वो तो इस्लामाबाद गए। तो मेरे जवान ऐसे, तो मैं उनको इशारा किया कि इस्लामाबाद अनंतनाग को कहते हैं। अच्छा। लोकल लोग, नाम अनंतनाग है, इतना सुंदर नाम है। उनके कोडिंग नहीं, ये नाम है, जैसे अपने गांव के नाम नहीं कोई पुराने नाम से चलता, तो ऐसे जो भी है, एनीवे विल लीव इट एट दैट। तो कहती वो ना बस से पहुंचा नहीं, जैसे आपा के जमाने में हासी की बस मिस होगी, बास की लास्ट बस, तो भाई रुक जाओगे आप मुंडाल में या कहीं पे, वैसा ही कुछ ऐसा हुआ। तो कहती वो तो आए नहीं। मैंने कहा हमने तो उनसे काम था। कहती क्या काम है? मैंने कहा हमें सुना कि यहाँ हमारे दूसरे उसके तंजीम के लोग भी हैं, तो हमने टूटी फूटी पंजाबी और उस टाइप की भाषा में उनसे मिलना है। तो ये रोटी छोड़, तो हमें ऐसा घर बता दे जहाँ ये लोग मिल जाए। हम तो चाहते थे एनकाउंटर हो, हम चाहते थे हम कहीं सोते हुए किसी को पकड़े। एक्चुअली मतलब इमेज ऐसी चल रही है। तो तब तक 3-3:30 बज गए। वो कहती अच्छा, कहती फिर तो वो घर उसने बताया कि दूर है। हमने कहा तू रहने दे, तू किसी और को बोल जाओ, मैं गाइड के तौर। तो अपने पड़ोस में उसने अपने जेठ को जगाया कि ऐसे ऐसे मुजाहिद आए हुए और इनको जो है फलाने के घर ले जाओ। वो बंदा निकला तो उसके बुखार, उसकी जाड़ पूरी सूजी हुई थी। तो उसने कहा जी मेरे तो बहुत बुखार है, बट चलो, तो चल पड़ा। तो अब हमारे देखो, अब पहले उसको फेस किया, अब जो है ये बंदा पता नहीं कहाँ ले जाए हमारे को। और फर्स्ट टाइम है ये हमारा कोवर्ट ऑपरेशन। तो हमने कहा यार तू दूर से घर दिखा। तो मतलब ना आप सोचो कि अब कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा। तो उसने घर दिखाया कि ये घर है और यहाँ पर जनरली रहते हैं। तो आप, हमने कहा तू जा अभी, तू जा। तो इसको वापस भेज दिया। हम उस घर के नजदीक पहुंचे। अब बज गए 4-4:30 बज गए पूरे इसके अंदर। तो हमने वही किया। 2 बंदों ने नॉक पूरा, जिनकी एकदम वो था कि हाँ भाई किधर है, मुजाहिद का मिलना है उनसे। कहता आप तो लेट हो गए, वो तो सुबह निकल गए ऊपर। तो उनका क्या था कि उनको था कि फौज 4:30 बजे आती है, तो अपना खा पी के पहाड़ी पे ऊपर चले जाओ, क्योंकि 5:30-6 बजे जब धूप हो, अपनी धूप सेकेंगे ऊपर पहाड़ी पे, वहां से नजर भी आ जाता है कौन क्या कर रहा है। तो ये उनको था कि यार घर में नहीं फंसना किसी के। तो वो निकल चुके थे। हमने कहा कहाँ? तो उसने दिखा दिया वहां पहाड़ियां। ऐसे दिखाना में सोचता 2 घंटे लगे, सोचता वो भी चल रहे और हम भी। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। हमने अपनी टीम विड्रॉ करी। मैंने कहा ऐसा है वापस चलते हैं, क्योंकि अभी हम डे लाइट हो जाएंगे, हमें लोग देख लेंगे सड़क पे चलते हुए, यार ये तो कौन है ये। तो हमारी 5 मिनट मीटिंग हुई। मैंने कहा लेट्स गो बैक। हम वापस गए ना सीधे मेरे कमरे में, और सारे थ्रिल्ड, कहता सब मजा आ गया। तो सब, और ये दोनों तीनों जो मेरे खास थे ना, मेरा क्यूआरटी कमांडर त्रिलोक और ये और संदीप, प्रदीप, इनके नाम, ये सारे कहते हैं सर ये कामयाब होगा आपका प्लान। मैंने कहा रियली? कहता हाँ सर ये करेंगे। क्योंकि सक्सेस तो मिल ही गई थी ना आपको यार 2 स्टेज की मिल गई, मिलिटेंट नहीं मिला, लेकिन एक कॉन्फिडेंस हमारा भी आ गया। तो फिर हमने जो है ना, फिर मैंने बहुत सीरियसली इस पे काम किया और ट्रेनिंग करी, बंदों का सिलेक्शन किया। ये फिर जब जिस दिन
कामयाबी मिलनी शुरू हुई ना, हम्म। ऊपर वाले की मेहर थी हमारे ऊपर, क्योंकि नेकी से काम कर रहे थे हम। फिर तो एक दो बस, ये हमारा स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहा उसके बाद। खाली हाथ वापस नहीं आते थे। कभी भी नहीं। तो सर ये क्या अलाउड है एक तरीके से, क्योंकि जितने भी आपने ऑपरेशंस किए हैं तो कहीं ना कहीं वो ओपन में तो सारा है ही ना। हाँ, हमारे कमांडर मिलते थे, हमारे हमारे ब्रिगेड कमांडर, हमारे जीओसी, ओके। हम हमारे कोर कमांडर मिलने आए। मैं तो उन्होंने कोर कमांडर से मिला, पूरी टीम के साथ दिखाया उनको, इतने इम्प्रेस, उन्होंने मेरे हाथ डाला ऐसे, कहते भाई मान गए यश, ये तुम में कहाँ से है ये जज्बा यार इस सर्विस में, और इतना करके तुम कैसे। तो देखो, ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। सो दे रिलाइड अपॉन यू कि आप अपने तरीके से हाँ, कर बिल्कुल, सकते हैं। एब्सोल्युटली कर सकते हैं। ओके। मतलब देखो, इसमें कोई सैंक्शन, कोई परमिशन नहीं है। मैं वही पूछना चाह भाई रहा था। देखो, मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, एवरीबडी राइड्स ऑन अ विनर। अगर आपकी टीम जीत रही है, कैसे जीत रही है उससे क्या फर्क पड़ता है। तो पहला जो आपका ऑपरेशन जिसको हम कंप्लीटली सक्सेसफुल मान सकते हैं, हाँ। जिसमें आपने किलिंग की, हम्म। तो उसके बारे में कुछ बताइए एक बार। ये बात है, ये जो करने के बाद, अक्टूबर के बाद, ये बात है आई थिंक 15-20 दिन के बाद, अगेन एक हमारी छोटी सी टोली के साथ, 4-5 लोगों के साथ, हमने एक तहसील कमांडर को मारा पहाड़ी के ऊपर। और वो भी बिल्कुल इनोवेटिव तरीके से, क्योंकि ना अब ना हम उनका माइंड पढ़ रहे थे। अब माइंड गेम की बात चल रही है। अब हमने ये भी क्योंकि देखो, जवान तो कर रहे हैं, आइडिया दे रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, बट मैं एज ए लीडर हैव टू थिंक 2 days अहेड। मुझे ये था कि मैंने इनका साइकोलॉजिकल पैरालिसिस करना है, इनको मेंटली क्रिपल कर देना है, मिलिट्री घबराना शुरू हो जाए, पता नहीं कहां से क्या आ जाए। सेफ्टी जोन से निकलो। अब हम अगर कंफर्ट जोन से निकल सकते हैं, वर्दी उतार के आ सकते हैं, तो तुम भी अब बिलों से निकलो बाहर, क्योंकि तो पता नहीं कहां मिल जाएंगे हम लोग। और 8-10 महीने तो इनको पता ही नहीं चला ये कौन है, ये पता ही नहीं चला। और रेडियो पे बोलते, कहते भाई बच जाओ, जो है ना, अभी घरों में मत बैठो, किसी से मिलो मत। इन्होंने डायरेक्टिव इशू किया, फरमान इशू किया लोगों को। इतना खौफ हमने पैदा कर दिया। तो क्या हम बड़ा इनोवेटिव करते थे कि नॉर्मल टोली गांव में भेज दी दोपहर के टाइम, नॉर्मल सर्च यूनिफॉर्म में। तो उनको पता है कि, हमें पता है कि यार ये पहाड़ी की तरफ होंगे, हम कहीं पहाड़ी में आइडिया, और ये आइडिया कौन देते, जवान देते थे मेरे सारे। ये इतना इंटेलिजेंट थे भाई, मैं बता रहा हूँ, ये इनकी अच्छी स्कूलिंग होती है, सारे के सारे जो ऑफिसर बनते हैं, ऑफिसर होते हैं, और कीर्ति चक्र, वीर चक्र विनर होते हैं। इतनी इनकी सोच अच्छी थी इनकी। तो ये हम दिन में डिस्कस करते, साहब कल ना वहां जाएंगे, वहां से वहां आएंगे। और मैं फिजिकली फिट था, तो इमेजिन, मैं 40 साल में, ये तो सब 22-23 साल के थे, तो आई कुड कम्पीट विद देम। तो फिटनेस वाज नॉट एन इश्यू कि साहब नहीं पहुंचेगा, कि जवान नहीं पहुंचेगा। तो हम बड़े दुर्गम, टफ रिस्क भी लेते थे यार, 5-6 घंटे का वॉक। तो वहां हमने एक तहसील कमांडर को मारा, और वो बेचारा हैरान हो गया कि कहां फंस गया, ये कौन लोग हैं, बातचीत करके जो है। तो दैट वाज आवर फर्स्ट। तो मतलब क्या बंदूक वगैरह लेके कोई उनका कैंप चल रहा था, या आपने कैसे घेर के कैसे नहीं, हमने क्या था कि ये हमें अकेला ठा गया, जैसे ये निकला होगा किसी घर से। और ये भी 1-1, 2-2 में रहने लग गए थे, कि इनको भी ये था भी 4-5 है तो पता नहीं किसकी खबर हो जाएगी। 2 इस घर में बैठे हैं, 2 अगले मोहल्ले में हैं। रेडियो सेट इनके पास होता ही था बड़ा अच्छा। हथियार भी रखते थे ना, AK तो मस्ट है ना, AK के बिना तो यू कांट सर्वाइव। AK-47 रेडियो सेट, ये तो 2-3 के बीच। AK तो सबके पास होगी, AK-47 तो नॉर्मल है। तो आप उससे मतलब अपना डिफेंस पहले सोचते तो होंगे ना, कि अगर कोई मिल भी जाता है तो हम उसके अगर करीब जाएंगे तो या बात करेंगे या क्या करेंगे, मतलब आपका वो मोडस ऑपरेंडी क्या रहा? देखो, हमारा मोडस ऑपरेंडी ये था, हमें तो पता हम कौन है, वो नहीं जानता ये कौन है, वो नहीं जानता है। तो हमने हमेशा वी वर्कड ऑन सरप्राइज। सेकंड थिंग, वी वर्क वेरी क्लियरली कि यार देखो, तुम सारे के सारे, तुम्हारे पास पावर है वेपन फायर खोलने की, निहत्थे पे नहीं खोलना बस। जब तक कंफर्म्ड ना हो ना, डोंट फायर। बिकॉज मैं ना अपने हाथ पे खून नहीं चाहता था। मैं कोई जिंगोइस्टिक वहां लोगों को करने नहीं गया था कि भाई मेडल ले लो, ये मार दो, वो मार दो। मैंने कहा इनोसेंट को मारना नहीं, अपना सिपाही मरना नहीं चाहिए, और कश्मीरी को तंग नहीं करना, लोगों को तंग नहीं करना, क्योंकि भाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन काउंटर इंसर्जेंसी इज द पीपल ऑफ द प्लेस। काइनेटिक मीन से लड़ाई नहीं कभी भी आप इंसर्जेंसी की जीत सकते, टेम्पररी है ये। सो आई न्यू द बिगर पिक्चर ना। सो ये फायदा था। तो फिर हमारा ये था भी, बात करो, एक बात करेगा, दूसरा कवर करेगा उसको हमेशा।
सो बड़ी सिस्टम में स्मॉल टीम, स्मॉल टैक्टिक्स, जो छोटी छोटी टैक्टिक्स होती हैं 2-2 4-4 के बीच में, वो बड़ी, हमने फायरिंग की प्रैक्टिस, ये एक दूसरे की स्ट्रेंथ जानते थे, एक दूसरे की वीकनेस। कोई बोलने में अच्छा था, बोलता वो था, जो नहीं बोल सकता था गूंगा है हमारी तरफ से, उसको परमिशन ही नहीं थी बोलने की, नहीं तो 2 मिनट में बेरा पड़ जाएगा भाई, ये तो कहाँ है। ये तो देसी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके से, जो एक लड़का हमारे पास कश्मीरी बड़ी अच्छी बोलता था, बस कश्मीरी बोलता था। और आपका एक जो बहुत अच्छी हाईलाइट कह लो इंसानियत की या बीइंग एन आर्मी ऑफिसर, कि आपने एक आतंकवादी को इंडियन आर्मी में आपने ज्वाइन करवाया। हाँ बिल्कुल। सो दैट इज समथिंग वेरी अनयूजुअल, एक फिल्म की कहानी जैसा लग रहा है। कभी इंशाल्लाह उस पे बनाएंगे, हाँ, पिक्चर भी बनाएंगे और किताब भी लिखेंगे। बिल्कुल। तो सर, हाँ। वो जो ट्रांसफॉर्मेशन था, कहीं ना कहीं देखो आर्मी में ये होता है कि भाई, जैसे एक बहुत तगड़ा खूंखार आतंकवादी भी छोड़ा गया था जब कांधार हाईजैक हुआ था, मसूद अजहर के नाम से। तो क्योंकि हमने उस आतंकवादी को पकड़ लिया था, सॉफ्ट हार्टेड थे हम कि कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे, उसको जेल में रखा हुआ था, उसके साथ 3 और खूंखार कैदी थे आतंकवादी, तो लेकिन उनको छोड़ना पड़ा। तो क्या आपके दिमाग में ये चीजें भी चल रही थी कहीं कि अगर हम ट्रस्ट करके आतंकवादियों को थोड़ा सा रखेंगे तो हो सकता है कल को बैकफायर कर जाए चीज? नहीं देखो, मैं ना बहुत ह्यूमन रिलेशंस में ना सतिंदर, मेरा बहुत क्लीन हार्ट है। आई जस्ट लव पीपल। मुझे जीरो हेट है किसी के लिए भी। तो मेरे को और कश्मीरी युवाओं को मेरे मन में था कि अगर हमने कश्मीर में एलियनेशन है, लोग सोचते हैं हम भारत का हिस्सा नहीं है, या लोग ऐसे देखते हैं, तो तरीका क्या है, जब तक नौजवानों को हम साथ नहीं देंगे या उनको भरोसा नहीं देंगे, उनको कम से कम हम पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, यंग पीढ़ी को। तो मेरा ये, और ये पूरी फौज का भी रहा है ये प्रिंसिपल, कि लोकल जो मिलिटेंट्स हैं उनको वार्निंग भी देते हैं जब फंस जाते हैं, उनकी माओं को भी लेके आते हैं, भी लाउड स्पीकर पे बोल दो अपने बच्चे को सरेंडर कर दे। ये आर्मी करती रही है। यस यस यस, ये कोई नई चीज नहीं है, बट सरेंडर करके, मतलब कोशिश करते थे हम कि सरेंडर कर दो, आपको हम मतलब लॉ के हिसाब से ट्रीट करेंगे, बट वी विल नॉट किल यू। बट ये बात की बातें, बट जब ये हुआ ना, तो एक तो ये बंदा बहुत अच्छा था, और दूसरा मेरे मन में कहीं ना कहीं ये था, यार देखो, अगर हम एक जिंदगी बचा सकते हैं, और मैं जो है एक अननेचुरल स्ट्रेंथ पे जरूर बिलीव करता हूँ, नेकी पे, ईमानदारी पे, और अपनी जो इंसानियत है उसके ऊपर, कि अगर आप अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा। तो अगर लोगों के साथ अच्छा करोगे, आपके साथ अच्छा होगा। तो हमारे देखो पूरे टेन्योर में हमारे पे कोई आईडी नहीं लगी, मेरे कैंप पे कभी अटैक नहीं किया किसी ने, क्योंकि मेरी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मेरे लोग थे। वो कहते थे, सर आप चिंता मत करो, हम बैठे हैं जब तक, मुझे चुपचाप बता दे। कहता है, आप इतने नेक इंसान हो, आप हमारे इतने काम करते हो। जो लोकल लोग बिल्कुल, वो अलग मेरा काम वो अलग ऑपरेशन चल रहा था यशमोर का, विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स। एक ये था कि मिल गया तो ठोक देना, फिर छोड़ना नहीं है, मैक्सिमम वायलेंस टू मैक्सिमम काइंडनेस। तो इसके साथ फिर मुझे लगा ऐसा कि यार, फिर तब तक की एग्जाम्पल हो चुका था, इख्वान मुसलमीन एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन था। जब ये स्प्लिट हुआ तो इसमें से बहुत से लोग दे टर्न्ड ओवर टू इंडियन आर्मी एंड दे ज्वाइंड। उनको बाद में बहुत साल उन्होंने काम किया हमारे साथ काम भी करते थे, बड़े नेक इंसान थे, बहुत लोगों को पता नहीं है, इख्वान कहते हैं उनको। बाद में लगा यार, जब आर्मी को कामयाबी मिलनी शुरू, इनका क्या करेंगे, इनको तो टेररिस्ट मार देंगे, कि ये तो फौज के साथ इतने साल रहा है उनको। तो बाद में उनको जब भर्ती किया गया, टेरिटोरियल आर्मी की एक यूनिट खड़ी करी गई, होम एंड अर्थ की, भाई इनको नौकरी दो। तो उसमें हमारा ये फायदा हो गया कि हमने कहा हमारे पास भी ये लड़का है और बहुत नेक है, अब तो हमारे साथ काम भी करता है, इतना अच्छा इंसान है। तो इस तरीके से वी वर एबल टू गेट हिम इनटू टेरिटोरियल आर्मी। तो सर, ये जो मिलिटेंट्स वहाँ के जो लोकल कश्मीर के ही लोग थे, तो मेन मतलब उनका जो ब्रेन वॉश किया जाता था उस टाइम पे, तो और उनको पाकिस्तान में ट्रेनिंग कैंप्स उनके थे, तो उनको कैसी ट्रेनिंग दी जाती थी? क्योंकि आप कईयों से मिले भी हो बाद में, तो आपको एक पूरा उनका मोडस ऑपरेंडी जो पाकिस्तान का था वो समझ में कैसे आया और कैसे टैकल किया आपने फिर उसे? देखो, पाकिस्तान का इन्होंने सारा सीखा है जब ये रशियन आर्मी अफगानिस्तान में आई। अगर रशियन आर्मी अफगानिस्तान में नहीं आती, अमेरिका CIA ISI के साथ मिलके उनको भगाने के लिए मुहिम नहीं चलाता, तो ये कश्मीर में कभी टेररिज्म नहीं होता। काफी हद तक इसके तार पंजाब और कश्मीर इंसर्जेंसी के तार इस चीज से जुड़े हैं कि ISI ने सीखा कैसे कि हजारों लड़कों को भर्ती कर लो,
उनको AK-47 दे दो, उनको ग्रुप बना दो, उनको फायरिंग की प्रैक्टिस दो। या आपने वीडियो देखी होंगी लश्कर तोयबा वगैरह की, दुनिया भर की यूट्यूब पे चलती रहती हैं। उनकी दौराए आम, दौराए खास, इनकी पहले नॉर्मल ट्रेनिंग होती है, फिर उनको सेलेक्ट करके एडवांस ट्रेनिंग में भेजा जाता है, फिर इनको रेडियो ट्रेनिंग देती है, IED की ट्रेनिंग दी जाती है। भाई अलग किस्म के लोग हैं। जैसे हम फौज में रिक्रूट भर्ती हुआ, भाई इसको CMP में कर दो, इसको गार्ड्स में कर दो, इसको टैंक में भेज दो, इसको एयर डिफेंस में भेज दो। तो उस प्रकार से ISI ने सारा का सारा ये सीखा है उस दौर में जब उन्होंने तालिबान खड़ा किया और अफगानिस्तान में रशियन रेड आर्मी को हराने। जब रेड आर्मी हार गई 88-89 में, मार खा के चले गए, तो इन्होंने बोले तो एग्जाम्पल बड़ा अच्छा है, हमारे पास पूरा टेम्पलेट है, ट्रेनिंग स्कूल है, बच्चे हैं, जिहादी तैयार हैं इस्लाम के लड़ने के लिए, मोड़ दो, उसको मोड़ दो। सो दे यूज दैट टेम्पलेट एंड हमारी तब इतनी निगरानी नहीं थी, तो ये दे इन्फिल्ट्रेटेड इन लार्ज नंबर। आप सर वहाँ कश्मीर में आपकी पोस्टिंग रही है एज ए कमांडर, आप कितने साल वहाँ रहे और फिर आपने जब ज्वाइन करा तब क्या हालात थे और जब आप छोड़ के आए तब क्या हालात थे? इमोशनल फील हुआ होगा। जब मैं छोड़ के आया वहाँ से तो जो है बहुत लोगों को मैं रोते हुए देखा मैंने, सिविलियंस को, जो मेरे कोकरनाग के आसपास हैं, जो जानते हैं, बच्चे, स्कूलों में मैंने बड़ा काम किया वहाँ के। अच्छा। उनको मोटिवेट करना, इंस्पायर करना, स्पोर्ट्स का किट देना, उनके टीचर्स को बुलाना, फंक्शंस में फंक्शन ऑर्गेनाइज करने, 15 अगस्त 26 जनवरी मनाना, उनको भरोसा देना कि हाँ आप हमारे वतन के हिस्सा हो, हम आपके लिए। और मेरा एक बड़ा तकिया कलाम था, मैं कहता है तुम्हारी फौज है। मैंने कहा हाँ ये तुम्हारी फौज है भाई, हम तुम्हारी फौज हैं, आप मेरे को बोलो, मेरे कैंप में आओ और बोलो मेजर बाहर आ, हमें ये जवाब दे, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। मैंने कहा भी आई रिप्रेजेंट इंडिया एंड यू आर इंडियंस, ये तुम्हारी फौज है। तो ये भरोसा देना ना, ये आई थिंक मेरी एक्चुअल अचीवमेंट ये है, मैं मानता हूँ, जो विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स, और लोगों के दिल जीतना, बच्चों पे, औरतों की कैसे रेस्पेक्ट करनी है, बुजुर्गों की कैसे रेस्पेक्ट करनी है। मेरे कैंप के साइड से रोड जाता था और जो है लोग पैदल भी, गांव आसपास के गांव वाले, जैसे मेन बस स्टैंड हो गया, मैंने कहा भी कोई बुजुर्ग ना बिना चाय पिए निकलेगा नहीं। और जो बेस्ट मेरा NCO था, मुझे अभी भी याद है, उसका नाम मोहन सिंह था, गढ़वाल राइफल्स का, कारगिल में सेना मेडल था वो। मैंने उसको रखा हुआ था पोस्ट पे, वो मेरी थिंकिंग जानता था। मैंने कहा भाई कोई बुजुर्ग उसको बिना चाय, और खाने का टाइम है तो पूछना नहीं है आपने, और कोई रिक्वेस्ट है भी, शादी ब्याह है, किसी को पानी का टैंकर चाहिए, किसी को बर्तन, कितनी चीजें यार, क्या कुछ फौज के पास होता है। क्या बात है, सही तो है। ये जो मेरा आउटरीच छोटा छोटा करते रहे हम ना, वो इट स्प्रेड्स कि यार ये बंदा नेक है। तो ये हमने तो, जब मैं आया तो बहुत इमोशनल था मैं भी, मेरी आंखों में भी आंसू थे, और लोग तो फिर उसके बाद मैं 2-3 बार गया हूँ वहाँ। अच्छा। सिविल ड्रेस में भी गया हूँ वहाँ पे दोबारा। कितने तो, साल का था सर टेन्योर आपका? मेरा था तकरीबन 2 साल का टेन्योर था। फिर मेरा प्रमोशन हो गया, और प्रमोशन होके मेरा सीधा सिलेक्शन हो गया। अनंतनाग से मैं ढाका चला गया। अच्छा, बांग्लादेश गए आप? सीधा, मतलब आप सोच सकते हो कि बंदा जो है अनंतनाग में दाढ़ी बढ़ा के ये सब कर रहा है, और मेरा सिलेक्शन हुआ, मैं आर्मी हेडक्वार्टर आया, मेरा इंटरव्यू हुआ फॉरेन जाने के लिए दोबारा। स्टाफ कॉलेज, बहुत कम लोग हैं एक स्टाफ कॉलेज कर नहीं पाते हैं। मैंने 2 स्टाफ कॉलेज किए। पहले भारत में किया, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन, वहां पे बड़ी अच्छी ग्रेडिंग ली। उसके बाद मेरे को बांग्लादेश रिप्रेजेंट किया मैंने उनके स्टाफ कॉलेज में, जहां मैंने टॉप किया। उसके बाद मैंने स्टाफ कॉलेज में पढ़ाया, इंडिया के स्टाफ कॉलेज में। मतलब तो कुछ था, मतलब, और वहां मैंने बहुत सीखा। दैट वाज मेरी जिंदगी का बहुत अच्छा दौर था। सर ढाका में आपके बारे में मैंने सुना है कि आपका पाकिस्तानियों के साथ कुछ रिलेशन ठीक सा नहीं रहा, तो ढाका का एक्सपीरियंस बताइए आप थोड़ा अपना। देखो, शुरू में जब पहली बार मिले ना, आप सोचो हम तो कश्मीर से गए और मैं लेफ्टिनेंट कर्नल बन गया था तब तक, वो मेजर थे। और वहाँ ना लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक बांग्लादेश और पाकिस्तान में बहुत बड़ा रैंक है। जो हमारे यहाँ कर्नल है, वहाँ लेफ्टिनेंट कर्नल है। तो जो हमें पढ़ाते थे वो भी लेफ्टिनेंट कर्नल थे। सो एंड आई वाज सीनियर टू देम, 1.5-2 साल में उनसे एज में। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं विच कोर्स हैव यू पास्ड आउट। फौज तो सबसे पहले किसी भी देश की फौज हो, रैंक और डेट ऑफ कमीशन से। तो हम मिले, तो मैं जिस घर में रह रहा हूँ, मेरे घर के ऊपर एक पाकिस्तानी मेजर है, अहमदपुर का, जिशान अहमद। उसके सामने एक पाकिस्तानी ब्रिगेडियर है,
और Okay. साइड वाले ब्लॉक में मेजर उमार है आर्टिलरी का, और एक पाकिस्तान नेवी का भी कमांडर था। और यहाँ मैं रह रहा हूँ यहाँ पे। तो यूनिफॉर्म में पहले दिन बाहर निकले, वो गाड़ी आई हुई थी हमारी, तो बहुत अजीब लगता है एक पाकिस्तानी से हाथ मिलाना ये कौन यूनिफॉर्म से में। सन की बात है सर? ये बात है 2003 की। 2001 से 3 वहां रहा, वहां से सीधा फ्लाइट पकड़ के और वो करके हम फैमिली के साथ जो है 2 साल की सेपरेशन के बाद बच्चे भी सब तैयार ढाका, हम अच्छा। पहुंच गए ढाका में। तो पहले 15 दिन क्या करते हैं वो हमें घुमाते हैं, सिर्फ फॉरेन ऑफिसर्स ये को। यूएन का एक मिशन? नहीं, ये यूएन का नहीं, ये हमारा और बांग्लादेश का एक बायलैटरल वो है। वो एक ऑफिसर वेलिंगटन भेजते हैं, हम एक ऑफिसर को, आर्मी के ऑफिसर को, नेवी एयरफोर्स के उनके कॉलेज में भेजते हैं। लेकिन पाकिस्तान का इसमें, क्योंकि वो स्टाफ कॉलेज है उनका, बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है बांग्लादेश आर्मी का, डिफेंस सर्विसेज कमांड एंड जनरल स्टाफ कॉलेज मीरपुर ढाका, वो उनका टॉप इंस्टीट्यूट है उनके देश का। तो उसमें पाकिस्तान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, चाइना, थाईलैंड, आपका श्रीलंका, मालदीव्स, यूएस, यूएई, सऊदी, इराक, पता नहीं 30-35 देशों के ऑफिसर्स को बुलाते हैं वो कोर्स करने के लिए। कितने टाइम के लिए? ये 1 ईयर, दिस इज 1 ईयर, दिस इज 1 ईयर कोर्स वेयर यू आर पार्ट ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी। बट आपको, क्योंकि आप भारत से आए हो, आप पे सबकी निगाहें रहती है, आप पे, आपकी वाइफ पे, आपके बच्चों पे। अच्छा, सारा टाइम की, क्योंकि आप महसूस नहीं करते उनके लिए भारत की क्या इमेज है। ये ना, हमने उनको आज़ादी में रोल प्ले किया, वी आर सच अ बिग कंट्री, हमारी पिक्चरें, हमारे सीरियल देखते हैं, वो पूछते हैं कि मतलब हिंदी के सीरियल वहाँ सब, एकता कपूर ने वहाँ को रामा चाह रखा है। बाहर निकले एयरपोर्ट पे तो स्मृति ईरानी के सारे पोस्टर उसी के थे। अच्छा, कि वो अच्छा। आइडिया सौरव गांगुली, तो वहां बहुत इंडिया का ना बहुत एक वो है। लेकिन सर, आपके दिमाग में कारगिल वॉर वाला गुस्सा नहीं था उस टाइम पे? तो ताजा ही बात थी, 2-4 साल ही हुए थे। हाँ, ज्यादा कैसे फेस कैसे किया आपने पाकिस्तान? वही तो, मिले, हाथ मिलाया हमने, या हाय गाइस, हेलो सर, तो देखा रैंक है तो दे नॉर्मल। तो कभी बात हुई आपकी उन लोगों से बैठ के नॉर्मल? हाँ, खूब बात हुई, फिर चाय पानी भी पीते थे, एक दूसरे घर में खाना भी खाते थे। एक देखो, फॉरेन में है तो आप देश का फ्लैग कैरी करते हो, आपकी शालीनता, यू आर अ जेंटलमैन यार, तुम इंडियन आर्मी के ऑफिसर हो, हम तुम आड़ू नहीं है यहाँ, ये जो आज तक कट्टर थोड़ी हम यार, हम पढ़े लिखे लोग हैं यार, हमें पता है इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में कैसे बात करनी है, कैसे। तो वो तहजीब थी, और वो बहुत रेस्पेक्टफुल थे मेरे लिए। और मेरी वाइफ को वहाँ पे सीनियर मोस्ट जो है फॉरेन लेडी का स्टेटस दे रखा था। तो जब भी कोई डिग्नेटरी आता, कोई किसी भी देश का, तो मैं और मेरी वाइफ खड़े होते थे वहां रिसीव करने के लिए एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टाफ कॉलेज, फॉरेन ऑफिसर्स। एंड आई वाज द कोई फॉरेन ऑफिसर्स के लिए कोई वो है, तो आई वाज सीनियर मोस्ट बिकॉज लेफ्टिनेंट कर्नल। तो होती थी खिचपिच, कई बार वो कश्मीर का मुद्दा हॉल में उठा दिया कहीं, फिर मैं उनको देता था जवाब बड़े जबरदस्त तरीके से उन लोगों को, क्योंकि आप तो खुद कश्मीर में सर्व करके हाँ, आए थे। मैं तो उनकी वो फिर मानते थे कि सर कुछ तो बात है। मैंने कहा तो देखो यार, ऐसे फालतू की बातें हॉल में उठाओगे तो देयर आई विल प्रोटेक्ट। एंड यहाँ हम फ्रेंड्स हैं, यहाँ हम कोर्समेट्स हैं, एंड आई विल टेक केयर ऑफ योर डिग्निटी। सर, बांग्लादेश से मुझे अभी जो रिसेंट इंसिडेंट हुए हैं, जो राइट्स हुए, जो हिंदुओं के ऊपर वहाँ पे अत्याचार वगैरह हुए, आपने भी देखे होंगे। जो अभी उनकी जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थी, वो इंडिया उनको आना पड़ा, शरण लेनी पड़ी। तो आप इस इंसिडेंट को कैसे रिलेट करेंगे? क्योंकि जो आपने बताया और जो चल रहा है पिछले कुछ दिनों में, थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी सा लग रहा है देखने। हाँ, लोगों को कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है, क्योंकि जब ये हुआ तब आप मेरे अगर न्यूज़पेपर एनालिसिस वगैरह देखो तो मेरी बड़ी बैलेंस्ड ओपिनियन रही है। और ये काफी हद तक मेरा प्रूव हो गया स्टैंड जब अभी दुर्गा पूजा थी, कि वहाँ 4 दिन की छुट्टी थी दुर्गा पूजा में, 3000 पंडाल थे। और मैंने भी एक दुर्गा पूजा बांग्लादेश में अटेंड करी है जब मैं कोर्स कर रहा था वहाँ। तो मैंने देखा वहाँ किस प्रकार का सेलिब्रेशन होता है दिवाली में, दुर्गा पूजा में। तो यहाँ हमारे यहाँ ना बहुत वन साइडेड मीडिया के अंदर खबरें चलती हैं कि उनकी जो पुलिस थे वो हिंदुओं को डंडा, बहुत हमारे बहुत ज्यादा वन साइडेड नैरेटिव चलता है। ऐसा है नहीं। खैर हुआ है, उसमें हमारी गवर्नमेंट ने भी बोला है, औरों ने बोला है। लेकिन क्या है ना कि वहां पे ये समझना चाहिए कि वो लोग उन्हीं के देश के नागरिक हैं और रह रहे हैं वहां पे। लेकिन कि वहां बिल्कुल खून की नदियां बह रही हैं वहां हिंदुओं ने बहुत जबरदस्त कुछ दिन पहले चिटोगांग में कई हजार रैली निकाली है, ढाका में रैली निकाली है। और दुर्गा पूजा में मोहम्मद यूनुस खुद मंदिर में गए दुर्गा पूजा में, मैंने तस्वीरें देखी उनकी।
तो वहां पे काफी हद तक बाय एंड लार्ज लोग, देखो इंसान अच्छा होता है। अब यहाँ हम कश्मीरियों को ऐसे पेंट कर देते हैं, कोई सोचता बांग्लादेश में ऐसा हो रहा है, कोई कहता पाकिस्तान में खून की नदियां बह रही है। इंसान इंसान है, थोड़ा सा ठहराव के साथ देखना चाहिए और ज्यादा राइट विंग प्रोपेगेंडा में फीड नहीं होना चाहिए। मैं नौजवानों को यही कहता हूँ। सो एंड वी हैव आवर डिप्लोमेट्स टू हैंडल, क्योंकि आने लगी यूट्यूब पे थंबनेल, इंडियन आर्मी को हुक्म मिल गया, अब कैप्चर करे। बेवकूफ हो। एक दो न्यूज चैनल तो सर ऐसे हैं, कभी भी आप देख लो वहां हमेशा वॉर की ही खबरें। बस उनको लड़ाई चाहिए, उनको खून चाहिए। हाँ, और हमें पीस चाहिए। एग्जैक्टली। हाँ, जो आर्मी में है उनको पीस चाहिए। हाँ भाई, बांग्लादेश में अगर कोई वो है तो वी हैव टू चेक कि क्या ऐसी चीज थी शेख हसीना को आधा घंटे के नोटिस में एक अटैची में छोड़ना पड़ा अपना देश। इसका मतलब उन्होंने वहां लोग मारे हैं ना, 500-600 लोग मरे हैं यार वहां पुलिस की फायरिंग में। आर्मी ने 3 दिन पहले कह दिया प्राइम मिनिस्टर को कि हम फायर नहीं करेंगे। मैं तो जो पढ़ाता हूं मैं यही कहता हूं यार, लुक एट द लेसन्स कि डेमोक्रेसी में भी लोग डिक्टेटर बन जाते हैं। शी टुक द आइज ऑफ द बॉल। उसके एडवाइजर्स कौन थे भाई? इतनी पावरफुल प्राइम मिनिस्टर जिसके फादर ने बंग बंधु है, फादर ऑफ द नेशन है। आपको देश छोड़ना पड़ा तो कहीं ना कहीं अपने गिरेबान में झांको ना आप। एग्जैक्टली। तो बॉर्डर जो होता है, जो एलओसी के आसपास आप रहे, पेट्रोलिंग वगैरह की आपने, तो कभी कुछ ऐसा ओपन फायर या कुछ? सारा दिन ही चलता था, सारा दिन ही। अच्छा। ओहो, जब वहां तो वो दौर ऐसा था जब यहाँ 87-89 में तब ये इंसर्जेंसी की जो है नींव डाली जा रही थी कश्मीर की। तो इन्फिल्ट्रेशन शुरू हो चुके थे 88-89 में। इतनी खबर, एक दो ही इतनी खबर नहीं थी। तो तब जो है पाकिस्तान की तरफ से जबरदस्त फायरिंग होती है। फिर हम कोई संत नहीं बैठे हुए वहां, हम ठोकते हैं। अगर वो 5000 राउंड करेगा तो हम 10,000 करेंगे। और इमेज यहाँ देश में थी कि पाकिस्तान ने फायर कर दिया। अरे भाई, बॉर्डर पे हम कम नहीं है, हम ठोकते हैं। हम कोई ये वो फौज नहीं है जो कि ऐसे जी पाकिस्तान फायर कर रहा है, इमेज ये बना के रखते थे ऐसे। तो नहीं, हमने बड़ा जबरदस्त, हमारे सीओ थे, बाद में ब्रिगेडियर से रिटायर हुए, पुष्पिंदर सिंह मान। मतलब मैंने यार ऐसा इंसान नहीं देखा। मेरे सही में मेंटोर और गुरु वो है। वो सीओ में एडजुटेंट। मैंने इतना दिलेर, इतना फिजिकली फिट बंदा, उसकी बातें, उसकी चाल, उसकी हर चीज, वो भी इनोवेटिव था, बहुत इनोवेटिव था। उसने देखा कि जबकि हमारे एरिया में पाकिस्तानी देखो पहाड़ी है ना, कहीं ऐसे जा रही है, कहीं पे हम डोमिनेट कर रहे हैं, कहीं वो डोमिनेट कर रहे हैं। ओके। तो हमारे एरिया में, मेरी यूनिट के एरिया में काफी पोस्ट थी जहां पाकिस्तान डोमिनेट करता था। लोकेशन के हिसाब से हमारी नीचे चौकी उनकी ऊपर है, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल तो ऐसे टेढ़ी टेढ़ी जा रही है कहीं कुछ, तो उनको एडवांटेज होती थी। कई जगह उनको एडवांटेज थी। तो जहां उनको एडवांटेज थी वो दिन में भी किसी को ठोक देंगे स्नाइपर से या ये। इन्होंने ऐसी प्लानिंग करी कि हमने उनके वल्नरेबल पॉइंट्स पकड़ लिए, कहां इनको जो है मारा जा सकता है। तो वहां मैंने बहुत सीखा, उनसे सीखा और लोगों से सीखा, और हमने जो है बड़ा अच्छा जवाब देते थे हम उनको। ओके, बिल्कुल। तो सर जैसे ये कई बार हम तो सिर्फ सुनते हैं कि फायरिंग हो रही है, ठीक है, वो बम गिराए जा रहे हैं, तो कई हमने देखा न्यूज चैनल्स में भी कि घरों पे भी वहाँ बम गिरने जब शुरू होते हैं तो सब आसपास के गांव वाले बंकर में चले जाते हैं, और ये नॉर्मल रूटीन रहता ही था वहाँ पे लगभग। तो सर इतनी ज्यादा आप बता रहे हो 10-10 हजार राउंड फायरिंग हो रही है, वहां से हो रही है, तो वो खत्म क्यों नहीं होते? वो जो कैंप इतने सारे होते हैं उस तरफ। ये तो उनकी आर्मी है, देखो ये तो टिट फॉर टैट चल ही रहा है इतने सालों से। लेकिन अब जो है सीज फायर चल रहा है बहुत साल से। ओके। हाँ, नाउ वी आर अंडर सीज फायर, देयर इज नो फायरिंग नाउ ऑन द लाइन ऑफ को। यस, मोस्टली इट इज सीज फायर। और ये पहला बड़ा सीज फायर आया था 2001 में, और तब तो हमने भी यहाँ वाजपेयी जी की सरकार थी, बीच में तो हमने अगेंस्ट मिलिटेंट्स भी एक प्रकार का सीज फायर था। कश्मीर के अंदर भी हमने सरेंडर काफी कुछ हुआ है कश्मीर के उसको, मतलब पॉजिटिव रहा है। हाँ, पॉजिटिव स्टेप्स हुए हैं, बहुत स्टेप्स हुए हैं। अभी भी जहां तक मेरा ख्याल है देयर इज सीज फायर, देयर इज नो फायरिंग ऑन द बॉर्डर। सियाचिन में तो बिल्कुल फायरिंग नहीं होती, बिल्कुल फायरिंग नहीं होती। पहले बहुत दबादब फायरिंग होती, लेकिन जब हम थे तब फायरिंग होती थी। और उसके बाद एक मैं आपको बताता हूँ बहुत इंटरेस्टिंग चीज, ये 99 की बात, कारगिल युद्ध। तो कारगिल की युद्ध छिड़ गया वहां। तब तक मैं था यहाँ जम्मू सेक्टर में, जम्मू, सांबा, विजयपुर सेक्टर में, जहाँ हमारे पास टैंक्स और BMPs थे कि अगर सरकार हुक्म देगी तो वी विल अटैक पाकिस्तान ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर। और यहाँ पे स्टैंड ऑन पे थे आप? हाँ, बिल्कुल तैयार, मिसाइल वगैरह सब बिल्कुल तैयार थे। तो तब जो है, तब मेरे को बहुत, अगेन आई वाज पिक्ड अप फॉर अ वेरी इनोवेटिव दिस थिंग,
ये डिसाइड हुआ कि यार लाइन ऑफ कंट्रोल पे कई जगह जहाँ पाकिस्तान के बंकर बहुत हमें तंग कर रहे हैं, तो हमें बाहर से कोई टोली चाहिए जो आके फोड़े इनको अच्छे से। तो उसमें मेरी टीम, मेरे साथ 4-5 लोग थे। एक नया वेपन सिस्टम था, वो मैं बता नहीं सकता हूँ। तो उस पे जो है मैं 1.5-2 महीना मैं जो है 2-3 गाड़ियां लेके ये बंदों के साथ मैं जो है यही काम कर रहा था। हाँ, पाकिस्तान के पोस्टरों को, बंकरों को फोड़ना हमने अलग अलग जगह पे। तो एक जगह मुझे याद है, वो अगले दिन हेडलाइन न्यूज भी थी लोकल अखबारों में, ये वो। और ये बात है जुलाई की, शायद जून या जुलाई 99 की। तो हम ये अखनूर सेक्टर में हमने आइडेंटिफाई किया, पाकिस्तान के बंकर थे 3 टियर। एक टियर बंकर नजर आ रहा है, फिर नजर आ रहा है, फिर नजर आ रहा है, और बड़ी जबरदस्त कंक्रीट, सॉलिड कंक्रीट के ना, और वहां पर वो काफी हमें ना तंग करते थे वो। तो हमने वो जगह को रेकी किया, जाके देख के आए, वेपन लेके गए, लगाया ये वो। और हमने जो है सुबह का टाइम डिसाइड किया, अभी 6 बजे फोड़ेंगे इसको। तो हमारे पास आर्मर पियर्सिंग और वो वाले वो थे फोड़ने के लिए ना, जो बंकर को तोड़ सकते हैं। अच्छा, भारी वाले। तो हमने शुरू किया फायर, गार्ड 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 एकदम। और जब वैली में फायर होता है ना, आवाज आप अंदाजा नहीं लगा सकते क्या आवाज गूंजती है, बहुत जबरदस्त गूंजती है, जबरदस्त, वो धरती हिलती थी। तो थोड़ी देर में मैं देख रहा हूँ मेरे से कोई 5-10 कदम पे, जो मैं तो कमांडर हूं, मैं यहाँ हूँ, वेपन को 20 गज आगे रखा हुआ है, फायरिंग चल रही है, हमने हेलमेट वगैरह पहना हुआ है। एक बम गिरा आके, और वो स्मोक बम था जो स्मोक देता है, क्योंकि हम पहाड़ी में थे और वहां काफी पेड़ थे बड़े बड़े। और तो क्या होता है, जब आप आर्टिलरी खोलते हो ना, तोप खाना खोलते हो, तो पहला बम जो है स्मोक बम डालते हो, नहीं तो आपको जो हाई एक्सप्लोसिव होता है ना, जिसकी आवाज आती पता नहीं चलता गिरा कहाँ है। भाई जो देख रहा है, गन तो कहीं और है, 15 किलोमीटर पीछे से गन फायर, वो तो देखता नहीं है कि टारगेट का है, वो तो सिर्फ एलिवेशन और चार्ज से फायर करता है, हुक्म से। लेकिन आगे एक आर्टिलरी का ऑफिसर बैठा होता है जिसका काम है टारगेट को देखना दूरबीन से। वो कहता है स्मोक फायर करो, स्मोक से देखता अच्छा जो जहां से फायर आया वो कितनी दूर है। तो जैसे स्मोक की पढ़ाई लिखाई का फायदा था ना, मैंने अपने लोगों को बोला, मैंने कहा छोड़ो, वापस हटो, ये स्मोक है, रेंजिंग होगी अभी यहां। तो फिर जो है, तो हमने कहा देखी जाएगी। तो हम पीछे कुछ वर्किंग पार्टी थी, 5-6 मेरे जवान थे, हम हबड़ा दबड़ी में, हम पीछे एक ऐसे टिन की छत थी, कुछ बंकर भी नहीं था, कुछ खास नहीं था। हम उसके बाद मैंने जिंदगी में पहली बार अंडर फायर आर्टिलरी फायर मैंने देखा। गॉड मोटे गोले आ रहे हैं अभी, अब तोपखाना खोल दिया उसने हमको कि जहां से ये फायर आया यहाँ पे। और अंदर जो है वो चेहरे सारे के सारे पसीना आना शुरू हो गया। अब ये मैं देखा, ऊपर गया, टिन की छत है, एक गोला भी आया ना हम सारे जाएंगे। अगेन प्रेजेंस ऑफ माइंड, क्योंकि लीडर का काम है अलर्ट रहना। वो तो डू एंड डाई सिचुएशन थी। तो अब मैंने कहा देखो यार, ऐसा है, सबने शहीद होना जरूरी नहीं है भाई, ठीक है। और मैंने जो है 1 मिनट में डिस्ट्रेस की एक्टिविटी, मैं कहा देखो अगर गिर गया गोला यहाँ, तो सबके स्कूल का नाम जो तुम्हारे नाम पे हो जाएगा, तो अगली पीढ़ियां याद करेंगी कि देखो वो हमारे उनके नाम पे। ये बातें चल रही, ये बात मैंने शुरू करी, वो थोड़ी सी स्माइल सी हुई। मैंने कहा ऐसा करो, इसको छोड़ो अभी, और 100-200 गज दूर पत्थरों में जाके छुप जाओ अभी, 1-1 2-2 में। और मैंने कहा अभी जब तक मैं नहीं बताऊं, अब देखते हैं कितना फायर करे, मुझे पता ना कितनी देर फायर करेगा, 15 मिनट, आधा घंटा, फिर रुकेगा, फिर करेगा। मैंने कहा एंडलेसली थोड़ी फायर करेगा, मतलब वो ताबड़तोड़ लगे रहते हैं भाई तब उस टारगेट पे, क्योंकि वहां से हम फायर कर रहे थे। तो फिर हम जो है पीछे हटे, फिर हमने 4-5 घंटे के बाद जब बिल्कुल फायर हो गया, मैंने कहा चलो भी अभी अपना काम हो गया है। और वो एक्सपीरियंस, फिर हम बात करते रहे, फिर रात को भी जो कहा साहब ये जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। मैंने कहा भाई मैं भी नहीं भूलूंगा ये, टू बी ऑन लाइन ऑफ कंट्रोल अंडर एनिमी फायर। मतलब आपने प्रॉपर वॉर देख ही लिया था उस टाइम के ऊपर। मैं रहा ही इस टाइप की सिचुएशन में, पता नहीं क्यों पिक एंड चूज करते थे, भाई इसको भेज दो वहां। दूसरा सर, ये बहुत बार सुनने में आता है कि चाइना ने बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इंडिया का कब्जा लिया है, तो इसके बारे में कितना सच है? क्योंकि आप अभी रिसेंट देखो मैं तो ओपन सोर्स पढ़ता हूँ, जिस दिन फौज छोड़ी उस दिन से हम तो एजुकेटर हैं, मैं तो जो अखबार में आता वही पढ़ता हूँ, वही मानता हूँ। तो ऐसा कुछ है नहीं, मैं कहा ना जो अप्रैल 20 में हुआ उसके बाद कोई हमारी रिपोर्ट ही नहीं आई कि क्या हुआ है, हमें खुद नहीं पता क्या हुआ है, कि वो जो लोग जो वीर गति को प्राप्त हुए, शहीद, वो कैसे हुए, क्या हुआ था।
उस टाइम की पूरी नथिंग इज आउट तो इन द पब्लिक डोमेन, सो वी डोंट नो। बट हाँ, डेप्सांग प्लेन्स में बहुत से एरियाज में जहां चाइना ने हमें अलाउ नहीं किया पेट्रोलिंग के लिए बहुत दिनों से, डेप्सांग प्लेन्स वो इंडिया का हिस्सा है। इंडिया का हिस्सा है। अब कह रहे हैं कि डिसएंगेजमेंट के बाद जॉइंट पेट्रोलिंग होगी। डेप्सांग का बार बार नाम आ रहा और डेमचौक का, डैम चौक का। तो इन दो जगह पे तो उम्मीद है कि शायद क्या हम प्री 2020 पे जाएंगे, या चाइना के दिमाग में एक प्री 1959 की लाइन भी है कि वो कहता है जो लाइन उस टाइम थी उसके ऊपर पे हम वो करेंगे। तो आई डोंट नो, मैं ना तो जिंगोइज्म में, ना रेटोरिक, ना अफवाहों को, ना व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स को पढ़ता हूँ। आपा तो पढ़ते हैं जो अखबार में आता है, जो समझदार लोग बोलेंगे। अगर चीफ बोलेगा, डिफेंस मिनिस्टर बोलेगा, एक्सटर्नल अफेयर्स, मैं तो उनकी बात मानूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी आज के दिन जो मीडिया का आपने रोल देखा है, ये पहले से आज के दिन बहुत शिफ्ट हो गया। जब हम बात करते हैं सर्जिकल स्ट्राइक की या और कुछ भी चीज़ों की, हम बढ़ा चढ़ा के बताते हैं हमने क्या किया। लेकिन जब आप बता रहे हैं कि चाइना पे जो डेमचौक और वो जो हुआ था झगड़ा सोल्जर्स के साथ, पेंगोंग नदी में गिर गए थे कुछ सैनिक हमारे, शहीद हुए थे, तो हमने कहा कि भाई हमने उनके इतने ज़्यादाओं को मार दिया। तो ये मतलब क्या दिखाने की कोशिश करता है मीडिया? उस चीज को ज्यादा बताता नहीं है। आप कह रहे हैं आप ही को knowledge मैं नहीं है। तो उसके अंदर ये बोलता हूँ, अपने मीडिया को, अपने लोगों को देखना बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो। टेलीविजन तो बिल्कुल बंद कर दो। पहले मैं सोचता था शायद इंग्लिश चैनल ठीक है, बट थैंक यू वेरी मच, ऑल ऑफ देम आर पता नहीं क्या पेलते रहते हैं पूरा दिन। गुस्सा आता होगा आपको देख के। मतलब गुस्सा, मैं बंद ही कर दिया देखना, मैं देखता ही नहीं। मैं 2 साल से शायद कोई न्यूज चैनल जाता हूँ जरूर, टीवी पे बहुत चैनल्स में आता हूँ, अग्निवीर को लेके, इन चीजों को लेके मुझे बुलाते हैं। मैं स्टूडियो भी कई बार गया हूँ, अब नहीं जाता हूँ, जूम पे करता हूँ, बट उनके चैनल देखता नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं देखता हूँ। आई टोटली स्टॉप्ड वॉचिंग, आई ओनली रीड, एंड आई रीड न्यूज़पेपर्स, एंड आई फॉलो सर्टेन पीपल ऑन ट्विटर एंड ब्लॉग्स पढ़ता हूँ, मेरी नॉलेज वहां से है। तो ये मीडिया क्या बोल रहा है, किसकी कंजम्पशन के लिए कर रहा है, वो थैंक यू वेरी मच। अभी आपने सर एक शब्द जो दिया अग्निवीर, मेरा अगला सवाल उसी से है, क्योंकि आप भी हरियाणा से हो, मैं भी हरियाणा से हूँ। हमारे एक नारा है जय जवान जय किसान। तो किसानों का तो हाल मतलब ठीक चल ही नहीं रहा है, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन जहाँ तक जवान की बात आती है, जिसपे पूरा हरियाणा हम प्राउड फील करते थे, एक पूरा जो एक आर्मी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे हरियाणा से आता है। लेकिन अभी ये जो स्कीम चला दी गई है अग्निवीर, क्योंकि मैं एक इंसिडेंट कोट करना चाहूंगा उससे पहले, कि अभी पीछे 3 या 4 इंसिडेंट हुए हैं बैक टू बैक। एक पंजाब का लड़का था, वो मतलब एक डकैती में पकड़ा गया अग्निवीर का। एक भोपाल में ज्वेलर्स को लूटा, 50 लाख की डकैती हुई थी, उसमें भी एक अग्निवीर शामिल था। एक राजस्थान में एक ऐसा किस्सा हुआ है, उसमें अग्निवीर शामिल था। तो ये आज से पहले तो हमने जवानों को ऐसे किसी हादसे में या किस्से में सुना नहीं। तो अभी ये चीज हो क्या रहा है, तो ये अग्निवीर को हम क्या बोलें? इस स्कीम को लेके मैंने बहुत सच्चे मन से पहले दिन से इसके खिलाफ बोला है, और हर प्लेटफॉर्म पे बोला है, आर्टिकल भी लिखे हैं मैंने। और मैं गांव देहात की नब्ज को समझता हूं, और ये दुख की बात क्या है कि मेरी तरह वेटरन्स ने बोला ही नहीं इसके बारे में। प्रॉब्ली मेरे जैसा एक आधा कोई और है, वो भी चुप हो गए उसके बाद। ठीक है, तो ये स्कीम ना देश के हित में है, ना समाज के हित में है, और ना ही फौज के हित में, क्योंकि 4 साल में आप कॉन्ट्रैक्ट पे सैनिक नहीं भर्ती कर सकते। एक अच्छा सैनिक बनाने के लिए 7 से 8 साल की ट्रेनिंग लगती है। 7 से 8 साल में जाके वो इस लायक होता है कि इन्फेंट्री की सेक्शन कमांडर बन सके, एक टैंक कमांडर बन सके, एयर डिफेंस की एक गन को कंट्रोल कर, आर्टिलरी का जो फायरिंग बता रहा था आपको, उस गन के क्रू को कमांड करने के लिए 7-8 साल की सर्विस चाहिए। उतने कोर्स, इतनी ट्रेनिंग चाहिए 4 साल में। पहला तो ये है। उसका दिन की टर्म्स एंड कंडीशंस बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट की तरह है, ना इनके माँ बाप का कोई स्टेटस है। वो हॉस्पिटल में नहीं दिखा सकता। मेरे पास केस आया, मेरे पास एक सूबेदार मेजर ने फोन किया, साहब ये अग्निवीर है और उसके माँ बाप बड़े सख्त बीमार हैं और हॉस्पिटल में दिखाना है। तो अग्निवीर को अलाउड ही नहीं है, माँ बाप उसके जा ही नहीं सकते हॉस्पिटल, दे डिपेंडेंट ही नहीं उस पर। मैंने कहा यार पहले क्या होता था, रिक्रूट भी हो ना, बेस हॉस्पिटल में लेके माँ बाप कोई ना कोई गांव वाला, भाई ये है लो इलाज कराओ। और मैं तो इतने जवानों की माओ का, कैंसर का, इसका, बाप का भेजे हमने, टेम्परेरी ड्यूटी भेज देते, जा भाई अपने माँ बाप की देखभाल कर, फौज में काम चलता रहेगा। अब जो है ये, अब फिर अगर आप शहीद हो गए तो 1 टाइम ग्रेशिया पेमेंट जो है, पेंशन नहीं है।
कितने आप गांव में जाके देखना जिनका कोई कारगिल में, सीआई में, उनको जो है आज तक पेंशन आती है, 1 तारीख को टक देसी पैसे डीए मिलके, और बुढ़ापे में एक वो है यार हमारा बच्चे ने जान दी, प्राउड फील होता है। प्राउड फील होता है। मेरा अपना भाई, मुझे पता है मेरी भाभी को पेंशन आती है, हाँ फैमिली पेंशन लेती है, बिकॉज मेरा भाई बैटल कैजुअलिटी था। तो क्या है कि ये जो एक बड़ी जबरदस्त एक मोटिवेशन था कि यार हमारे पीछे देश खड़ा है, समाज खड़ा है, फौज खड़ी है, और यूनिट हमेशा टच में रहती थी। अग्निवीर के क्या टच में रहेंगे, इनको पता ही नहीं 4 साल के बाद। ये एंगल देखो। और एक बहुत बड़ी एंगल के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं, सिर्फ हरियाणा ही नहीं, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल, कुछ एरिया यूपी के, जो अंग्रेजों ने भर्ती करी 1857 के क्रांति के बाद, उन एरियाज में जहां ब्रिगेड ऑफ या हमारी गार्ड्स तो बाद में बनी, राजरिफ है, राजपूत है, डोगरा है, सिख है, बाद में सिख लाइट इन्फेंट्री, जाट रेजिमेंट है, तुम्हारे फादर जाट रेजिमेंट से, ग्रेनेडियर है, ये कुमाऊं है, पूरा अहिर बेल्ट और कुमाऊं, गढ़वाल राइफल्स, गढ़वाल का एरिया, इन एरियाज में जहां अंग्रेजों ने भर्ती करी, उन एरियाज में आप जाके डेवलपमेंट देखो। कोई अगर सूबेदार रिटायर हुआ है, हवलदार, सूबेदार मेजर, आप जाके देखो तो फौज की तनख्वाहों से, फौज की पेंशन से बहुत से देश के एरिया डेवलप हुए हैं। तो ये सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर है। ये जो लोग कहते हैं ये फौज जज्बा है, भाई है जज्बा, लेकिन तनख्वाह है, कैरियर है, ये पता नहीं एक नई, मेरे को भी बट एंड द आर्मी इज ओनली कैरियर नॉट कैरियर, ये तो जज्बा, भाई किसने, यूट्यूबर ने कह दिया होगा या टीवी पे कह दो, मैं भी कह दूंगा, बट भाई कैरियर है। फॉर मी इट वॉज अ कैरियर, फॉर एवरीवन इट्स अ कैरियर। यू फील कि हाँ मेरे में जज्बा है, देशभक्ति है, बट तभी तो हम प्रमोशन के लिए करते हैं, तभी हम फाइट मारते हैं, तभी हम सब कुछ करते हैं ना। सो वो उस परिवार के लिए, एक तो सिपाही भर्ती हो जाए तो एमएससी लड़की से शादी हो जाती है, पढ़ी लिखी लेक्चरर लड़की से शादी होती है। मैं तो केस देखे, लड़की बैंक में ऑफिसर है, लड़का सिपाही है। भाई सरकारी नौकरी, अब क्या है, अब डंकी रूट से गांव के गांव खाली हो रहे हैं हरियाणा में, गांव के गांव खाली हो रहे हैं डंकी रूट से, किला बेच के कहते निकल जा भाई तू यहाँ, और क्या करेगा यार, कुछ है नहीं। तो लेकिन कह रहे हैं कि ये जो फैसला लिया गया था, इसमें आर्मी के टॉप ऑफिशियल्स भी मौजूद थे, तो उन्होंने ये छोटी छोटी चीजें समझी क्यों नहीं? वो जवाब दें, मैं कैसे जवाब दूं उनका। बड़ा बुरा लगता है। लेकिन जनरल नारावने ने तो कहा था इट वाज बोल्ट फ्रॉम ब्लू, वो तो चीफ थे, उनको कहा मेरे को तो पता ही नहीं था। उनकी किताब पब्लिश नहीं हो पा रही, वो अलग बात है, एक चीफ की किताब अटकी पड़ी है, तो आप सोच लो। तो वो रिलीज की थे, एक्सेप्ट पीटीआई ने रिलीज किए थे, किसी ऐसे भी नहीं उसकी किताब के, उन्होंने कहा था दिस वाज बोल्ट फ्रॉम ब्लू। और आर्मी तो फिर भी सहन कर लेगी, उन्होंने कहा आर्मी, एयरफोर्स और नेवी कैसे करेगी। हाँ। तो एयरफोर्स और नेवी के सीनियर ऑफिसर क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्यों नहीं सरकार को जाके बोला कि सर हम तो, हमारा तो टेक्निकल काम है सारा, हम कैसे ये इस स्कीम के साथ जो है आगे एक नई जनरेशन की टेक्नीशियंस और एनसीओज तैयार करेंगे। कमाल की बात क्या है, फौज में भी अगर आप सेलेक्ट हो गए 25% में, ये 4 साल काउंट नहीं होंगे, डे 1 तब है जिस दिन आपके शुरू होंगे 4 साल के बाद। वो अंग्रेजी में लिख देंगे ये वो एंड द आर्मी। मैंने कहा यार तुम ये समझते नहीं, अगर सिपाही जाता है तो उसकी माँ भी है, उसकी बीवी भी है, उसके बच्चे भी हैं, वो इसलिए वहां लड़ता है कि यार पीछे मेरे अगर कुछ हो गया तो भाई यार, जब मैं कह रहा हूं मैं इस सीनियर में तैयार था अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए, 2 बच्चे थे मेरे यार, तब तो डर लगना शुरू हो जाता है यार, पीछे पता नहीं क्या। अरे मुझे पता है यार, बढ़िया हमारा देश देखभाल करता है, एक सपोर्ट सिस्टम है, बहुत जबरदस्त सपोर्ट सिस्टम है फौज का और देश का, तो ये एक भरोसा देता है। अब ये ही नहीं पता यार कि कल को क्या होगा, तो ये जो है आई थिंक दीज आर नॉट गुड स्टेप्स, एंड मुझे तो उम्मीद है, मैं तो ऑप्टिमिस्ट इंसान हूं कि शायद बिल्कुल इस पे रोल बैक होगा या इसमें मेजर चेंजेस आएंगे। आपकी अचीवमेंट इतनी ज्यादा है, और जितना जितना आप बताते जा रहे हैं, मेरा तो मन कर रहा है कि और उसको जाने और उसको जाने। मुझे सच में नहीं पता टाइम कितना ज्यादा हो चुका है, एंड आई एम रियली सॉरी कि इतना टाइम ले लिया, बट लगता है आपके साथ पता नहीं कितना ही टाइम बिता सकते हैं ऐसे। मुझे भी ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं तुम्हें बहुत साल से जानता हूँ। थैंक यू सर। और आज का ये पॉडकास्ट था, ये अब तक के जितने मेरे पॉडकास्ट हुए मेरे लिए बेस्ट रहा, और उम्मीद करता हूँ कि मेरी ऑडियंस के लिए भी बेस्ट रहेगा। अब जाते जाते बस थोड़ा सा लास्ट के 1 मिनट और दे दीजिए सर। अभी 40 साल देश की सेवा करने के बाद भी अब भी देश के लिए ऑफिसर्स को तैयार कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि सर अपनी एकेडमी, मोर एकेडमी के बारे में भी थोड़ा सा बताइए सर।
हाँ, ये मेरी सेकंड इनिंग्स में बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं तो अपनी बात करता नहीं हूँ, हाँ, आपने हाँ। देखा होगा, हाँ ना जी। बहादुरी की करता हूँ ना इनमें, ठीक है। हाँ। ये मैंने क्या सोचा है कि पिछले 3 साल से मैंने यश मोर एकेडमी बनाई है हम्म। और इसमें मैंने इतने इनोवेटिव कोर्सेज लेके आए हैं उसके अंदर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, एसएसडी। मैंने 100 से ऊपर लड़के लड़कियां अफसर बना दिए और गांव देहात के बिल्कुल ऐसे जो सोच नहीं उनको, और बाहर कोचिंग फैक्ट्री है, वो 25-30 हजार रुपए लेते हैं, हम वही कोर्स 4,000 में देते हैं। और ऑनलाइन, सब ऑनलाइन। क्या फिर मैं यूट्यूब पे फ्री पढ़ाता हूँ। मेरी मैगजीन है जैन मोर मैगजीन, अभी भेजूंगा आपको लेटर, 57वां एडिशन। हर 15 दिन में एक मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, सबसे बेहतरीन मैगजीन, डिजिटल, फ्री सबके वाह। लिए। यूट्यूब पे रोज फ्री पढ़ाता हूँ। सैटरडे को एम में लेता हूँ आस्क मी एनीथिंग सेशन फ्री में, संडे को जूम पे फ्री में पढ़ाता हूँ। और मेरे पास टीम है एजुकेटर्स की। तो मैं जो है पर्सनैलिटी, अंग्रेजी से क्यों डरते हो तुम देहात के हो? हम अंग्रेजी की टांग तोड़ दें 1 मिनट में, बिल्कुल। अंग्रेजों को अंग्रेजी पढ़ा दें। तो मैं उनको ना एक खौफ निकाल रहा हूं बाहर। मेरा भी एनडीए का कोर्स आ रहा है, एनडीए सीडीएस का, ठीक है। 500 रुपए महीना। आप घर में 4 रिश्तेदार आ जाएं, नीचे समोसा लेने भेज दो किसी को, 500-600 रुपए के आएंगे, आप ले आओ सामान, जलेबी और बिल्कुल, समोसे। बिल्कुल। नहीं तो सर के जो भी मतलब चैनल्स के लिंक वगैरह सर बता रहे हैं, तो जो भी कोर्सेज के चाहे हाँ। वो एप्लीकेशन का हो, उनका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। नहीं तो आप यूट्यूब पे जाके डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं मोर एकेडमी के नाम से। हाँ। यश मोर सर का चैनल भी आपको वहाँ पे दिख जाएगा। तो सर जितनी भी आप नॉलेज आज यहाँ लेकर आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। और मेरे क्योंकि पापा और चाचा मतलब आर्मी में रही है, तो आज एक इतने सीनियर लेवल के ऑफिशियल के साथ बात करके मुझे भी यकीन है मेरे पापा बहुत खुश हो रहे होंगे। सो थैंक यू सर अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। जय हिंद।